Hello students, welcome to our new lecture number 2 based on the topic alcohol, phenol and ethers. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज तक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो आज के अपने लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को देखेंगे, टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स को देखेंगे। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसमें कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है। टेबल बना रखी है मैंने, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम भूल जाते हैं, एक जगह पर नहीं होता है। तो जैसे मैंने इस टेबल में एक ही जगह पर सारे के सारे अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जगह पे लिख रखे हैं, वैसे आपको भी अपने नोट्स में एक ही जगह पर सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख लेने हैं और इनको लर्न भी करना है, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा रिएजेंट है यही पूछ लिया जाए, उस रिएजेंट में क्या होता है ये पूछ लिया जाए। अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये तो सभी को पता है। बट रिएजेंट भी हम कई बार भूल जाते हैं। और जैसे एक रिएक्शंस आती है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप के भी आते हैं जिनमें रिएक्शन ही रिएक्शन जुड़ी रहती है। कंपाउंड ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, इसमें हम बीच बीच में स्टेप्स में भूल जाते हैं। अब स्टेप्स में पता चला इसी से कहीं पीडीसी लिख दिया या पीसीसी लिख दिया, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें लर्न नहीं रहता, याद नहीं रहता है कि हमने ऐसा भी कोई रिएजेंट पढ़ा था या नहीं, क्योंकि हमने उनको टुकड़ों में पढ़ रखा है। कहीं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहीं पे पढ़ रखा है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहीं पे पढ़ रखा है, तो बेटर है कि हम उस सबको एक जगह लिख लें। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आप हेडिंग डाल देंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने भी आपको जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन पहले ही पढ़ा दी है, सेकंड थर्ड पहले ही पढ़ा दी है, तो अब एक साथ जरा लिख लेते हैं। तो कॉपर 300 पे हीट करते हैं, या रेड हॉट कॉपर अगर कोई दे दे तो ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इस वाले में मैंने आपको बताया था 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बल्कि ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको बताया भी था कि हीट की वजह से एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में। यानी ये 3 डिग्री अल्कोहल को अफेक्ट तो करेगा, लेकिन वो एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसिडिक मीडियम में KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हीट भी करना होता है। और एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको भी हीट ही करना होता है। ओके, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये भी वही काम करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। और ये एक बात और इंपॉर्टेंट मुझे आपको बताना था कि ये दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। तो एक्सेप्ट these two, no one attack on डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों अटैक कर रहे हैं। इनको छोड़कर याद रहे एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट these two, ओके, बाकी कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अब ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पीडीसी, पीसीसी, कॉलिंस रिएजेंट, ओके, सैरेट रिएजेंट, तो ये नाम से ही पूछे जाते हैं, तो आपको भी याद रखना है। पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, देखिए पिरिडीन Cr2O3, सॉरी Cr2O3 नहीं होगा, Cr O3 होगा, Cr O3 और HCl मिलकर क्या बनाएंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, इसमें भी पिरिडीन, CrO3 और HCl की जगह पर आपको ले लेना है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। रेशियो होता है 2:1:1, तो 2:1:1 के रेशियो में रहते हैं। और ये भी वही, ऑक्सीडेशन तो वही है, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉलिंस रिएजेंट। नेक्स्ट आते हैं सैरेट रिएजेंट।
फेरेट रिएजेंट क्या होता है, ये जो पीसीसी आपने लिया है ये पूरा रिएजेंट ले लेना है, साथ में CH2Cl2 भी ले लेना है, CH2Cl2 भी ले लेना है, तो उसी को बोलते हैं फेरेट रिएजेंट। यहां तक नोट कर लिए। अब आते हैं सेकंड नेक्स्ट में 7th नंबर पे आते हैं, तो पीडीसी, पीडीसी यानी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो पिरिडीन का आप बना लेंगे पिरिडीनियम आयन, तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7 जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, वैसे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। जोन्स रिएजेंट, ये मैंने आपको बताया भी था, H2CrO4 को क्रोमिक एसिड बोलते हैं, क्रोमिक एसिड, और क्रोमिक एसिड के साथ प्रेजेंस लेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की यानी कि एसीटोन, एनहाइड्रस एसीटोन। ओके, तो ये CrO3 या तो ये ले लीजिए या फिर ऐसे भी ये भी वही काम करेगा, CrO3 और H2SO4 मिलकर क्रोमिक एसिड बनाएंगे इन एसीटोन, तो जोन्स रिएजेंट भी है। नेक्स्ट आते हैं टॉसिल क्लोराइड DMSO, DMSO का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मिक्सचर है। टॉसिल क्या होता है, टॉसिल ग्रुप मैंने नीचे बना रखा है, आप टॉलुइन बना लीजिए, टॉलुइन से एक हाइड्रोजन निकालकर SO2 ग्रुप लगा दीजिए। ओके, और यहां पर Cl लगा देंगे तो टॉसिल क्लोराइड बन जाएगा, OH लगा देंगे तो टॉसिल अल्कोहल बन जाएगा। तो टॉसिल ग्रुप ये होता है, और DMSO अगर आपको लिखना है तो डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, DMSO ये होता है। ओके, DMSO, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। तो देखिए होता क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब आप टॉसिल क्लोराइड से कराएंगे तो ये HCl निकल जाएगा और यहां पर O के साथ TS आ जाएगा, सभी में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके साथ दे देगा। फिर उसके बाद DMSO, DMSO भी कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, साथ में आप ले रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसके साथ क्या होगा, फर्दर आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होकर 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, लेकिन 3 डिग्री ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 10th नंबर पे MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड की खास बात यह है कि ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जो OH लगा रहता है उसे एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और इसी तरह से बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन जो है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH होगा उसे बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। तो बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, तो इसमें 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड में और 2 डिग्री वाला कीटोन में चला जाएगा, और MnO2 कहीं यूज नहीं आएगा। 11th नंबर, लास्ट नंबर है ये पीरियोडिक क्लीवेज, HiO4। तो HiO4 लेते हैं पीरियोडिक क्लीवेज में, तो ये नाम से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पीरियोडिक क्लीवेज नाम से ही, या पीरियोडिक एसिड भी बोला जाता है, तो पीरियोडिक एसिड हम इसी को बोलते हैं HiO4 को। ओके, HiO4 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और ये क्या करता है, सिस विग डाइविसिनल डाइऑल को ही ऑक्सीडाइज करता है। तो आप देख सकते हैं एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा हुआ है तो इसको विस डाइऑल कहते हैं, और उसमें सिस पोजीशन होनी चाहिए, RR से आप सिस पोजीशन निकाल लेंगे, तो सिस विग डाइऑल की रिएक्शन HiO4 से करेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में बन जाएगा HiO3। अभी और भी हैं, तो पहले आप इतने नोट कर लेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, खास करके पीसीसी, कॉलिन्स रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, पीसीसी, तो ये सब, और पीरियोडिक क्लीवेज और MnO2 भी, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों कुछ ज्यादा ही चलते आ रहे थे तो इस वजह से मैंने इतना नाम नहीं लिया, अदरवाइज इंपॉर्टेंट सभी हैं, आपको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिया। तो चलते हैं अपने अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट 12th नंबर पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NBS। अब ये NBS क्या करता है, NBS का नाम है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, और ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। सेम फंक्शनिंग यहां पर भी है, हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेसिक मीडियम, ये भी वही काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। ओपन ईयर ऑक्सीडेशन OPR भी बोलते हैं इसको। तो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहां पर हम एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और साथ में एसीटोन की प्रेजेंस लेते हैं।
तो यहां पर क्या होता है, हमारा 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन में। और ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, ये सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में। इसी का एक रिडक्शन भी होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है MEV रिडक्शन, मीन मीन क्वांटम वैलेरी। वो जब हम एल्डिहाइड कीटोन नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो उसमें देखेंगे, तो उसमें रिडक्शन क्या होता है, तो कीटोन चला जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल में। ओके, वहां पर एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड नहीं बल्कि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लेते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, अगर प्रेजेंस कीटोन की है तो अल्कोहल से कीटोन बनेगा, और अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ यहाँ अल्कोहल की प्रेजेंस होगी तो वो कीटोन रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। अभी फिलहाल सिर्फ आपको OPR ऑक्सीडेशन ही ध्यान रखना है। तो OPR ऑक्सीडेशन में एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे। टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स, तो चलिए देखते हैं टेस्ट ऑफ एल्कोहल में सबसे पहला टेस्ट है CAN, कैन टेस्ट। अब ये CAN क्या होता है, ये होता है सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, कैन टेस्ट। तो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, पहली बात तो होता क्या है, तो मैं आपको रिएजेंट पहले बता दूं। तो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट CeNH4 होल ट्वाइस NO3 होल 6, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। इसको अगर आप हीट करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट निकल भी जाएगा, तो ये बन जाएगा CeNH4 NO3 का होल 5। ये बोलो या ये बोलो एक ही चीज है, साथ में बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ओके, ये येलो कलर का होता है और ये लिक्विड होता है, येलो लिक्विड होता है सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये काम क्या करता है, तो ये हमारे अल्कोहल्स की अगर रिएक्शन में सैरिक अमोनियम नाइट्रेट्स के साथ करा दूं तो मुझे रेड ब्लड कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है तो देखेंगे। अगर मैं ROH, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, तो अगर मैं 2 मोल ROH ले लूं और उसकी रिएक्शन सैरिक अमोनियम नाइट्रेट से करा दूं, ओके, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट हीट कर दूं, तो क्या होगा देखिए, इससे 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट निकल जाएंगे, और फिर ये कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा, पहले नाइट्रेट 6 लगे थे तो 6 मोनोडेंटेट लाइगेंड इसको सराउंड कर रहे थे, अब वही काम ROH करेंगे। तो अब वो कैसे करेंगे, CeNO3 होल 4 तो पहले से ही रहेगा, और साथ में ROH होल ट्वाइस आ जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सीरियम को, और साथ में बन जाएगा 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट। ओके, तो ये देता है रेड कलर, रेड कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये लिख लेंगे आप, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, और ये रेड कलर है, रेड कलर का। ओके, तो ये था हमारा पहला टेस्ट, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये तो फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट था, तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को टेस्ट करता था, लेकिन अपने को तो अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन सबको टेस्ट करना है। तो उसके लिए अगले टेस्ट पे चलते हैं। तो अगला टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। अब ये ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, तो देखिए ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ल्यूकास रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, और इसको ग्रूव्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप ब्रैकेट में ग्रूव्स रिएक्शन भी लिख लीजिएगा, ग्रूव्स रिएक्शन। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में जब हम ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबिडिटी, और ये सबसे पहले आती है। तो 3 डिग्री अल्कोहल से ट्यूबिडिटी मिलती है अपने को 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर, 2 डिग्री अल्कोहल से अपने को ट्यूबिडिटी मिलती है 5 to 6 मिनट लग जाते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ ट्यूबिडिटी, या अगर देता भी है तो बहुत ही लेट देता है, तो उसको हम एग्जामिन ही नहीं करेंगे। ओके, तो
जो सबसे पहले ट्यूबिडिटी देता है वो है 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहां पर आप लिख लेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट से कराऊंगा, तो 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अगर ल्यूकास 3 डिग्री एल्कोहल जरा ले भी लेते हैं कोई 3 डिग्री एल्कोहल हम चूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन अगर ल्यूकास रिएजेंट से कराएंगे तो आप देखिए जहां OH है वहां पे आपको Cl लगा देना है, और ये एल्काइल हैलाइड की ही ट्यूबिडिटी आती है। तो ये यहां पर आप लिख लेंगे ट्यूबिडिटी विदिन 5 to 6 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड में ट्यूबिडिटी मिलेगी। अगर आप कोई 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं और उसकी रिएक्शन अगर आप ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं तो अभी भी आपका हैलाइड ही बनेगा। अब की बार आपको ये ट्यूबिडिटी लाने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ट्यूबिडिटी 5 to 6 मिनट। और अगर आप कोई 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, तो यहां पर HH ऐसे लगा लीजिए या फिर एक R लगा लीजिए, तो क्या होगा, तो फिर ट्यूबिडिटी नहीं मिलेगी, लेकिन रिएक्शन तो होगी। तो रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, वही H लगाना है आपको अभी भी, और यहां Cl आ जाएगा। तो यहां लिख लेंगे नो ट्यूबिडिटी। तो किसी भी टाइप का ट्यूबिडिटी नहीं मिलता। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है, इसका सबसे ज्यादा अच्छा कंफर्मेटरी टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। तो वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे थर्ड, विक्टर मेयर्स टेस्ट। चलिए देखिए विक्टर मेयर टेस्ट क्या है। तो रिएजेंट कौन सा है, फिर से अपने को रिएजेंट जानना है। तो अब की बार सीरीज ऑफ रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला रिएजेंट जो हम यूज करेंगे वो होगा P+I2, रेड फॉस्फोरस। P+I2 के बाद हम लोग यूज करेंगे AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट। फिर हम थर्ड यूज करेंगे नाइट्रस एसिड HNO2, और हम फोर्थ यूज करेंगे NaOH। तो अब की बार हमें सीरीज ऑफ रिएजेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, तब बनेगा ये। ओके, तो ये टेस्ट कैसे कंप्लीट होगा, चलिए देखते हैं। हम लोग एक 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, 2 डिग्री और एक 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। तो जैसे मैं RCH2OH ले लेता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, इसी तरीके से आप एक 2 डिग्री एल्कोहल भी ले लीजिए, R-OH। ओके, और ये यहां पर तो H लगा होगा, तो CH लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए RCH R-OH। ये कैसा हो गया, 2 डिग्री। और एक 3 डिग्री ले लेते हैं, तो RCOH R-R ऐसे करके ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। अब इन सब की रिएक्शन क्या करनी है आपको, P+I2 से करना है। तो आपके पास एक बीकर है, तो 3 बीकर है आपके पास, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री एल्कोहल है। आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा बीकर में 1 डिग्री, कौन से में 2 डिग्री और किसमें 3 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, उन तीनों बीकरों में P+I2, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 डाल देना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम P+I2 इनमें ऐड करेंगे, तो P+I2 आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे, Pi3। और जहां पर आपको OH दिख रहा है वहां पर I लग जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2I। तो सॉल्ट बन गया, आयोडाइड। इसके बाद आगे चलते हैं सेकेंड रिएजेंट पे। तो सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। अब हम इसमें AgNO2 का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं AgNO2 से क्या होता है। जब हम इसमें AgNO2 का यूज करेंगे, तो जहां पर आपने I लगा रखा है वहां पर आप NO2 लगा लीजिए, क्योंकि AgI का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH2NO2, यहां पर RCHNO2 R' और यहां पर भी यहां पर भी NO2। ओके, तो ये नाइट्राइट का सॉल्ट बन गया। अब आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा देनी है।
तो नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रस एसिड की तरफ। HNO2 को मैं ऐसे बना रहा हूं, HNO2। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि HNO2 क्या करेगा इसके साथ, तो इस वाले कंपाउंड के साथ HNO2, ओके, तो ये रिएक्शन में टॉटोमेरिज्म देगा। नॉट नाइट्रो कंपाउंड है तो नाइट्रो इज कन्वर्टेड इनटू ऐसी फॉर्म, तो टॉटोमेराइज करेगा। बट आप समझने के लिए ऐसे यहां से समझ लीजिए, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना कि ये H2O निकल गया, और यहां पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि H और OH निकल गए, तो बहुत ही आसान रहेगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, तो यहां होगी नो रिएक्शन। तो यहां पर आते हैं RCNO2, और ये क्या लग जाएगा, डबली बॉन्डेड N सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। और ये इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी शो करेगा, OH का H और नाइट्रो का O, H बॉन्डिंग भी शो करता है, तो ये भी लिख लीजिएगा, शोज H बॉन्ड, ओके। इसके बाद यहां आते हैं तो यहां क्या बनेगा, ये RCR-NO2, ये R' को मैं ऊपर बना दे रहा हूं, R' N डबल बॉन्ड O और यहां पर N। इसका नाम है स्यूडोनाइट्रॉल, स्यूडोनाइट्रॉल, ओके। और इस पे तो नो रिएक्शन बताई है मैंने आपको, लेकिन बीकर से आवाज तो आएगी नहीं, नो आई एम नॉट कंप्लीटेड, है ना, तो आपको रिएक्शन वैसे ही चलानी पड़ेगी आगे, ताकि आपको आखिरी में कलर से पता चल सके। तो नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडोनाइट्रॉल, नो रिएक्शन। अब लास्ट चलते हैं, तो लास्ट अपना रिएजेंट है HNO2 के बाद NaOH। अब आप इसमें NaOH और मिला दीजिए, सभी NaOH, ओके, NaOH। तो NaOH मिलाते ही यहां पर रेड कलर आ जाएगा उसका सॉल्ट का, यहां पर ब्लू आ जाएगा, और यहां पर कलरलेस, यहां पर ब्लू आ जाएगा, तो ब्लू से लिख दिया है ना, तो रेड को भी रेड से लिख देते हैं, रेड कलर। और इसका शॉर्टकट आप है, कैसे आप ये याद रखेंगे पूरा, तो इसको याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। RBC 123, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो रेड कलर देगा वो कैसा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, जो ब्लू कलर देगा वो 2 डिग्री एल्कोहल, और जो कलरलेस होगा, C का मतलब कलरलेस, तो वो होगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो RBC 123, ओके। तो ये नाइट्रोलिक एसिड और ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स दे देता है, रेड कलर का सॉल्ट दे देता है, और स्यूडोनाइट्रॉल ब्लू कलर का, और ये कलरलेस है, तो कलरलेस से हम पहचान लेंगे कि 3 डिग्री है। और ये नाइट्रोलिक एसिड पे जरूर लिख लीजिएगा, ये इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो करता है, और ये ऊपर वाला जो नाइट्राइट है दिख रहा है आपको सॉल्ट, ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, शोज टॉटोमेरिज्म, शोज टॉटोमेरिज्म, और ये शोज H बॉन्डिंग, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ अपना टेस्ट ऑफ एल्कोहल। तो टेस्ट ऑफ एल्कोहल के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, फर्मेंटेशन। तो नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है अपना फर्मेंटेशन, हेडिंग डाल देंगे फर्मेंटेशन। क्या होता है फर्मेंटेशन, तो किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्लो डिकम्पोजिशन कराकर उसको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिकम्पोज कराना, यही कहलाता है फर्मेंटेशन। लेकिन ये अपने आप तो होगा नहीं, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट और एंजाइम की मदद से। अब ये ईस्ट और एंजाइम क्या होते हैं, दे आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस बायोकेमिकल कैटलिस्ट व्हिच कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो मैंने बोला है, आप लिख भी लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्मेंटेशन का मतलब द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड into simplest organic compound in presence of yeast or enzyme, in presence of yeast or enzyme, ब्रैकेट लगा के लिख भी लेंगे कि एंजाइम या यीस्ट क्या होते हैं,
So they are the complex nitrogenous biochemical catalyst. Complex nitrogenous biochemical catalyst. Okay? तो ये क्या काम करता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं फर्मेंटेशन के लिए, तो बिल्कुल एग्जांपल लेंगे हम लोग। स्टार्च C6H10O5 होल N, तो हम स्टार्च से बनाएंगे इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ओके, स्टार्च से बनेगा इथाइल अल्कोहल। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेप इसमें स्टार्च C6H10O5 होल N, इसकी रिएक्शन आप N मोल वाटर के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लिया है। ओके, तो यहां पर लेंगे डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम होगा, डायस्टेज। तो ये क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। माल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11, इसको हम बोलेंगे माल्टोज। ओके, बायोमोलिक्यूल में बहुतों के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओरिएंटेशन सब अलग अलग है, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला एक ही जैसा दिखता है। ये सुक्रोज का भी होता है। तो C12H22O11। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। तो C12H22O11 जो है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे। ये माल्टोज है, और इसके लिए जो एंजाइम हम लेंगे वो लेंगे माल्टेज। माल्टोज की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, तो क्या बन जाएगा C6H12O6, C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके, ये बन जाएगी। रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, तो बैलेंस होगी, 12 कार्बन है, H कितने हैं 24 और O कितने हैं 12। इसके बाद आ जाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और ये ग्लूकोज के साथ आपको किसकी एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये आपको पड़ने वाली है जाइमेज। जाइमेज, ओके, तो ग्लूकोज से अगर हम जाइमेज के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा C2H5OH 2 मोल, साथ में CO2, और यहां पर एनर्जी भी रिलीज होगी। तो पहले तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, तो 4 और 2 यहां पे लगा देते हैं, तो 6 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन 5 और 1 6 2 12, और ऑक्सीजन 4 और 2 6। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। लास्ट स्टेप में आपको वाटर लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। आपको एंजाइम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेज, और अगर ना याद रहे तो इसके लिए आप समझ लीजिए अल्कोहल पढ़ाते वक्त ही आपके चेहरे पे खुशी आ गई थी। तो अल्कोहल का मतलब आप यही वाला अल्कोहल समझते हैं, और दूसरा कोई अल्कोहल समझना भी नहीं, वो कैसा होता है पॉइजनस। यही इथाइल अल्कोहल है जो वाइन में यूज करते हैं, जो कि नॉन पॉइजनस होता है। ओके, तो इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं हम, किससे बना रहे हैं, स्टार्च से बना रहे हैं। तो इसके लिए आप याद रखिएगा एंजाइम्स की लिए ट्रिक, 2 मग जाम। तो 2 मग जाम याद रखेंगे तो जाम तैयार हो जाएगा। ओके, तो 2 का मतलब डायस्टेज, मग का मतलब माल्टेज, और जाम का मतलब जाइमेज। तो 2 मग जाम, डायस्टेज, माल्टेज एंड जाइमेज, और इससे तैयार हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ओके, अब यहां पर क्या प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें। तो फर्मेंटेशन के लिए कंडीशन क्या है, तो हेडिंग डाल देंगे इसी के आगे, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ओके, तो क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है, तो सबसे पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर इसमें 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है। अगर हमने टेम्परेचर इससे ऊपर लेके गए, जैसे नियर बाय 100 पे आ गए, तो
तो ये एंजाइम्स कैसे हो जाएंगे? पॉइजनस। और अगर ये पॉइजनस हो जाएगा तो ये भी इथाइल अल्कोहल कैसा हो जाएगा? पॉइजनस। आपने अखबारों में सुना होगा जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो वहां पर उनके पास वेल इक्विप्ड एपरेटस नहीं है, तो उस वहां पर क्या है, टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ, 100 को टच करने लगा, तो यही एंजाइम्स कैसे हो जाते हैं? पॉइजनस हो जाते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया टाइम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमारा पहला फैक्टर एक हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरा है पीएच रेंज। पीएच रेंज क्या होनी चाहिए? तो पीएच रेंज 6 से 8 होनी चाहिए। 6 से 8 का मतलब है ना ज्यादा एसिडिक होगा ना ज्यादा बेसिक होगा, तो स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। ओके, तो ये हो गया पीएच रेंज। थर्ड आते हैं, तो थर्ड है प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो आप पॉजिटिव कैटलिस्ट के नाम पर अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम फॉस्फेट ले सकते हैं। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, ये एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट ले सकते हैं। और इनहिबिटर की अगर बात करें तो प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ये भी नोट कर लीजिएगा। इनहिबिटर का मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए तो उसको स्लो करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर में फिनॉल लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर में फिनॉल लेते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम इथाइल अल्कोहल के रेट ऑफ फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और ये उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, पीएच रेंज, कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर। ओके, यहां तक नोट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं अपने। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है बट आपको मैं बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर देता हूं, जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कहानी नहीं याद रखनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिथाइलेटेड एंड डीनेचुरेटेड स्पिरिट। तो ये मिथाइलेटेड स्पिरिट पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है। और एक टॉपिक है डीनेचुरेटेड स्पिरिट, शॉर्ट नोट है, आपको बस कंपोजिशन पता होना चाहिए सही। मिथाइलेटेड स्पिरिट के बारे में जानना है अपने को, डीनेचुरेटेड स्पिरिट के बारे में जानना है। इसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल, ओके, पावर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, पावर अल्कोहल, अल्कोहलोमेट्री, अल्कोहलोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिथाइलेटेड स्पिरिट एंड डीनेचुरेटेड स्पिरिट है। ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप एक लाइन में समझ लीजिए, बस एक लाइन समझनी है। मिथाइलेटेड और डीनेचुरेटेड स्पिरिट की पहले मैं बात करता हूं। तो इथाइल अल्कोहल को अगर मुझे इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मैं ऐड कर दूं जिससे ये अनफिट हो जाए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इसी को कहते हैं मिथाइलेटेड और डीनेचुरेटेड स्पिरिट। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, कॉम्पोजिशन। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट की सबसे पहले बात करता हूं। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट में 90% इथाइल अल्कोहल होता है, 90% इथाइल अल्कोहल प्लस 9% मिथाइल अल्कोहल होता है प्लस 1% पिरिडीन बेस। पिरिडीन बेस एक्चुअल में अपने इथाइल अल्कोहल को अगर मुझे डीनेचुरेट कराना है या मिथाइलेटेड स्पिरिट में कन्वर्ट कराना है, अनफिट कराना है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो मुझे कुछ लाइट पॉइजनस सब्सटेंस का यूज करना पड़ेगा। अब ये पॉइजनस सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, पिरिडीन बेस हो सकता है, रबर डिस्टिलेट यानी कि लाइट कॉचोसिन ये भी होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं पिरिडीन बेस, इसमें 0.5% पिरिडीन बेस और 0.5% लाइट कॉचोसिन भी होता है। ओके, तो इस तरीके से हम इथाइल अल्कोहल को अनफिट बनाते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और इसके आगे भी कई सारे यूजेस हैं, तो इसलिए ये कंपाउंड्स भी तैयार करते हैं। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट के बाद आते हैं नेक्स्ट डीनेचुरेटेड स्पिरिट में। अब ये डीनेचुरेटेड स्पिरिट क्या होता है, जिसमें 95% इथाइल अल्कोहल होता है और 5% के अबाउट मिथाइल अल्कोहल। ओके,
तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेटेड स्पिरिट। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल? तो 100% इथाइल एल्कोहल को बोलते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। और ये 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल तैयार कैसे होता है? तो ये तैयार होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट से। तो लिख लेंगे इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट का भी कंपोजिशन जान लेना चाहिए। 95.5% होता है उसमें इथाइल एल्कोहल और बाकी 4.5% होता है वाटर। और ये तो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बनाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ाया था मैंने, है ना? तो एजियोट्रॉप भी बनाते हैं। 95.5% इथाइल एल्कोहल एंड 4.5% वाटर विल फॉर्म एजियोट्रॉप। इसको एजियोट्रॉप का मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नेक्स्ट है पावर एल्कोहल। क्या होता है पावर एल्कोहल? एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं, रॉकेट में कर सकते हैं, एज अ फ्यूल हम एरोप्लेन में यूज करते हैं। तो ये जो हम पेट्रोल मार्केट में मिलता है उससे ज्यादा प्योर है। उससे ज्यादा प्योर तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने इथाइल एल्कोहल का यूज किया। तो 75% पेट्रोल प्लस 25% इथाइल एल्कोहल, इसको मिलाते हैं। ओके, तो इससे बनता है पावर एल्कोहल। मार्केट में ये पावर के नाम से, स्पीड के नाम से बिकते भी हैं इस तरीके से, बट वो उतने ज्यादा परसेंटेज प्योर नहीं होता। तो मेनली हम एरोप्लेन में ये यूज करते हैं ये एज अ फ्यूल, पावर एल्कोहल। एल्कोहलोमेट्री क्या होती है? तो बड़ा सिंपल सा है, ऐसा फिनोमिना जिससे हमें परसेंटेज ऑफ एल्कोहल को डिटेक्ट करने में मदद मिलती है, उसे हम कहते हैं एल्कोहलोमेट्री। द प्रोसेस टू डिफाइन द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एल्कोहलोमेट्री। तो ये हमारे शॉर्ट नोट कंप्लीट हुए। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है ईथर। तो ईथर में देखिए मेनली क्या है, अपने को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत कम है, लेकिन जितनी भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ईथर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है बाय एल्कोहल, और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको बताया था कंसंट्रेट H2SO4 और हाई टेम्परेचर पे। तो जैसे अगर मैं इथाइल एल्कोहल ले लूं और इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा रहा हूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है ये। ओके, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर लेंगे तो एलिमिनेशन होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने लिया था तो डाइथाइल ईथर मिला था, C2H5O ओके, तो डाइथाइल ईथर मिला था। तो 140 डिग्री सेल्सियस पे हमें अल्कोहल से ईथर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अगर इसको हीट कर देंगे बहुत ज्यादा, तो ये भी आप देख लीजिए, ये भी आपको बताया था 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे अगर, और वही कंसंट्रेट H2SO4 होगा, तो एलिमिनेशन के चांसेस हो जाएंगे, C2H4 बन जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली रिएक्शन पे आते हैं। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन डाइजोमीथेन से कर दूं, तो बाय डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन का फॉर्मूला CH2N2, तो RCH2OH प्लस CH2N2 डाइजोमीथेन। अगर इसके साथ मैं रिएक्ट करा दूं, हीट कर दूं, तो ये बन जाएगा RCH2OCH3, RCH2OCH3 और साथ में N2। ये रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये CH2 ग्रुप इसके साथ आके जुड़ जाता है। ओके, थर्ड आते हैं, और ईथर बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये तो एक अल्कोहल से बन सकता है या फिर ये डाइजोमीथेन से बन सकता है। अब आते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, जो है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस, अब ये विलियमसन सिंथेसिस क्या है? तो विलियमसन सिंथेसिस में देखिए, सोडियम एल्कोक्साइड RONA किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम एल्कोक्साइड RX के साथ रिएक्ट करता है, तो इसको R' बना देते हैं। तो RX के साथ रिएक्ट करता है और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है।
SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है और ये बनता क्या है, ये बनेगा ROR डैश और साथ में NaX। ओके, तो ये है हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म लिख लीजिएगा, फॉलो करता है। अब ये R कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री होना चाहिए। और ये R डैश कैसा होना चाहिए, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब चल जाएगा, लेकिन ये R जरूर 1 डिग्री होना चाहिए। तो ये नोट करके स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, द एल्काइल ग्रुप शुड बी 1 डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। ओके, इस एल्काइल हैलाइड में भी और भी कई टाइप के एल्काइल हैलाइड हैं जो आप इस रिएक्शन में नहीं ले सकते, तो वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे, इसी के आगे लिख लेंगे पॉइंट, हेडिंग क्या डालने की जरूरत है, पॉइंट लिखेंगे एल्काइल हैलाइड that cannot be taken in Williamson's reaction। तो वो कौन कौन से एल्काइल हैलाइड है, तो वो एल्काइल हैलाइड जिनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाए, उनको आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई हेलोबेंजीन, यहां पर भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, तो ये नहीं ले सकते। जैसे कि इसमें हम विनाइल डबल बॉन्ड कार्बन X विनाइल हैलाइड, यहां पर भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के डेवलप होने की वजह से यहां से भी हम नहीं ले सकते। तो विनाइल हैलाइड एराइल हैलाइड आपको नहीं लेने, ओके, क्योंकि इसमें रीजन क्या है इसका, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, इसके साथ साथ आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी नहीं ले सकते, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत डेवलप होगा, तो हिंड्रेंस के चलते ये हैलो ग्रुप निकल नहीं पाएगा, लीविंग टेंडेंसी नहीं बन पाएगी इसकी। इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर ये वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर स्टेरिक क्राउड बहुत ज्यादा है, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, भले ये 1 डिग्री हो, लेकिन उधर उसके बगल वाले पे अगर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है तो भी ये नहीं ले सकते। ओके, तो ये दोनों क्यों नहीं ले सकते, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस हम ये नहीं ले सकते। तो विलियमसन सिंथेसिस में इस टाइप के एल्काइल हैलाइड बिल्कुल नहीं लेंगे। ओके, अब सोडियम एल्कोक्साइड में जो एल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हर टाइप का चलेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलियमसन को लेकर। अब ये SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो देखिए, मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं यहां पर R की जगह इथाइल क्लोराइड ले लूंगी, C2H5Cl, और इसकी रिएक्शन मैं करा दे रहा हूं RONA, तो सोडियम इथॉक्साइड से करा देता हूं, CH3ONA, दोनों ही ले लिए मैंने 1 डिग्री, या आप चेंज कर लो, 2 डिग्री ले लो 3 डिग्री ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ऐसा लिखिए। तो देखिए, अभी आपका एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, तो ये SN2 को फेवर करेगा, यानी SN2 से बनने वाला प्रोडक्ट ही मेजर होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये जो आप ये एल्कोक्साइड ग्रुप देख रहे हैं, ये एल्कोक्साइड बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो ये बेस की तरह भी ट्रीट किया जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो अगर दोनों की तरह ट्रीट करेंगे तो 1 डिग्री होने पर SN2 के चांसेस ज्यादा है, और अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लेंगे तो फिर ऐसे में यहां पर एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह हम ट्रीट करेंगे यहां पर, और यहां से ये लीविंग ग्रुप हटेगा, तो जब ये लीविंग ग्रुप छोड़कर जाएगा सरफेस को, तो इसको मैं लिख लेता हूं
CH3 ये ट्रांजिशन स्टेट बना ले रहा हूं मैं, और यहां से ये Cl हटा दूंगा डेल नेगेटिव, और यहां से मैं ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देता हूं। ओके, और ये क्या है, तो ये H CH3 H H, तो ये बन गई हमारी ये ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद प्रोडक्ट जो बनना है, तो वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये पूरा पार्ट से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा ईथर। ओके, और Cl माइनस निकल के साथ में Na प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaC। तो ये SN2 मैकेनिज्म। ओके, नोट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझ लीजिए कि अगर मैंने यहां पर इथाइल क्लोराइड ले रखा है और यहां पर RONA ले रखा है, R ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ऐसा कर रखा है, तो अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने को मेजर बताना है। और इसी के नीचे एक और क्वेश्चन लिख लेंगे जिसमें मैंने ये ऐसा एल्काइल हैलाइड ले रखा है और वही RO माइनस Na प्लस ले रखा है। ओके, अब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वाले में तो SN2 के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5OR, ये मेजर हो जाएगा। और इसमें अगर माइनर की बात करेंगे आप, तो माइनर में एल्कीन भी हो जाएगा। ओके, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्योंकि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन के चांसेस डेवलप हो जाएंगे, तो ये E2 मैकेनिज्म चलाएगा, और E2 मैकेनिज्म के थ्रू यहां पर हमारा एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, और जो आप ईथर वाला बना रहे हो वो बहुत ही माइनर सा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो OR ये बन जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे क्या फर्क पड़ता है। 2 डिग्री में भी यही होगा, 1 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा बेटर मेजर SN2 चलेगा और मेजर प्रोडक्ट ईथर आएगा। अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री लोगे तो एलिमिनेशन के चांसेस डेवलप होंगे। तो ये था हमारा विलियमसन सिंथेसिस। एक ड्राई Ag2O से भी आप बना सकते हो, अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई Ag2O से करा दो। मैं रिएक्शन यहीं पर नोट कर देता हूं। 4th नंबर, अगर मैं RX की रिएक्शन Ag2O ड्राई के साथ इसको हीट करा, तो क्या होगा, इसमें मुझे 2 मोल लेने पड़ेंगे Ag2O के लिए। तो देखिए आप Ag2O अगर आपने ले रखा है और RX ले रखा है, तो ROR तो बन जाएगा और साथ में 2 मोल AgX बन जाएगा। तो ये ROR और साथ में 2 मोल ऑफ AgX बन जाएगा as a precipitate। AgCl white PPT, AgBr light yellow and AgI is dark yellow precipitate। ओके, नोट कर लेंगे। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और अब चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हेडिंग डाल देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी है विद HI। HX आप जनरल भी बोल सकते हो, विद HI। तो चलिए देखते हैं HI के साथ आखिर ईथर की रिएक्शन कैसे होती है। तो मैं एक R1OR2 ले लेता हूं और इसकी रिएक्शन HI के साथ कर देता हूं। सबसे पहले अपने को लेना है कोल्ड एंड डाइल्यूट HI। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट HI के साथ पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगर यहां पर मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट HI के साथ रिएक्शन करूंगा, तो देखिए इसमें कैसे रिएक्शन होगी। ये सबसे पहले ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये अपना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ आयन को देगा, क्योंकि ये HI टूटेगा H+ और I- में। तो R1OR2 और यहां लग जाएगा H, ऑक्सोनियम आयन। ओके, ये बन जाएगा HI में ब्रेक होके। तो ये H+ आयन ब्रेक होकर इस तरीके से लग गया, और अब इसके बाद I- अटैक करेगा। तो अब I- अटैक करेगा, यहां पर बना देते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा R1 और R2 कैसे। अभी इनके नेचर पे मैं बात करता हूं और फिर बताता हूं आपको किस तरीके से होगा। सपोज अभी के लिए मान लेते हैं कि अगर इधर से ब्रेक हो गया, तो ये I- इस पर अटैक कर जाएगा, तो ये बन गया R1I और साथ में बन जाएगा R2OH। तो एल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। ओके,
अगर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट HI की जगह हॉट HI ले लें तो क्या होगा? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। R1O R2 और इसी की रिएक्शन अगर मैं HI के साथ करा दूं, और कौन सी कंडीशन है? हॉट, तो हॉट HI के साथ इसकी रिएक्शन करा। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल यही है, और दूसरे स्टेप में भी यही बनेगा, और ये बन नहीं पाएगा कि तुरंत क्या होगा, इस वाले का भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आयोडोनेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। R1O R2 H प्लस आयन यहां लग जाएगा और ये I माइनस ओके निकल जाएगा। और अब क्या करना है, जो I माइनस आएगा ये किसी एक पर अटैक करेगा और ये वाला पार्ट निकलेगा, और ये वाला पार्ट फिर से जाकर HI के साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो अब करना क्या है, यहाँ पर यहाँ वाला भी R1I बनाएगा और साथ में इधर वाला भी R2I बनाएगा, R1I और R2I। और सोचिए अगर ये यहां से ब्रेक होकर R1I बन गया और ये R2OH बन गया जैसे यहां बना था, फिर इसके ऊपर एक H प्लस आयन आया तो वो वाटर बन के चला गया, तो ये OH का होगा क्या, ये वाटर में चला जाएगा और R1I और R2I बन जाएगा। तो ये होता है कोल्ड एंड हॉट HI ओके। और जब कभी भी R1O R2 ये अगर है और HI लिया है और आपसे बोले HI कैसा है, एनहाइड्रस, तब आप क्या करेंगे, तो एनहाइड्रस HI के केस में आपको SN2 फॉलो करना है, SN2 फॉलो करना है ओके। तो सबसे पहले तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, ये तो हो गया कोल्ड हॉट एंड एनहाइड्रस HI। अब मैं R1 और R2 के नेचर के बेसिस पे आपको बताता हूं कि रिएक्शन आखिर कैसे प्रोसीड होगी। यानी मुझे जानना है कि अगर मैं यहां पर स्टार या 18 कुछ बना दूं, आइसोटोप ले लूं, तो ये 18 वाला आइसोटोप इनमें से किस एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा और क्यों जाएगा, तो इसके लिए मुझे R1 और R2 डिफाइन करने पड़ेंगे। तो पहले तो आप यहां तक नोट कर लेंगे। अब आप देखिए, अगर यहां पर R1, इफ R1 या फिर R1 और R2 दोनों ही अगर 1 डिग्री हो जाए, R1 1 डिग्री हो जाए और R2 भी क्या हो जाए, 1 डिग्री हो जाए, अगर ये 1 डिग्री के केस होंगे R1 R2 है ना, तो ये 100% क्या फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो करेगा ओके। 1 डिग्री के केस में SN2 को फॉलो करेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को। तो मैंने क्या किया, एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने HI के साथ करा दी, कोल्ड HI, कोल्ड HI, कोल्ड एंड डाइल्यूट ओके। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। अब मैकेनिज्म के थ्रू समझने में आपको और आसानी रहेगी। तो H प्लस आयन यहां लग जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा और अगले स्टेप में आयोडाइड आयन अटैक करेगा। अब आयोडाइड आयन जो अटैक करेगा वो वाया SN2 अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म चल रही होगी। तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां हिंड्रेंस कम। तो अब देखिए यहां पर है तो दोनों ही 1 डिग्री 1 डिग्री, तो अगर कोई 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री या 3 डिग्री होता तो सोचते कुछ, लेकिन अगर दोनों 1 डिग्री है तो लेस हिंडर्ड पे आ जाइए। तो लेस हिंडर्ड आपको कहां से दिखाई दे रहा है, तो ये देखेंगे यहां पर इथाइल ग्रुप लगा है, इस कार्बन पे मिथाइल का बल्कीनेस लग रहा है और यहां पर कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो इसका मतलब इसकी ब्रेकिंग इस तरह से हो जाएगी और ये I माइनस इसको मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आंसर मिथाइल आयोडाइड और साथ में आ जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल आ जाएगा और मिथाइल आयोडाइड आ जाएगा ओके। तो आयोडाइड लेस हिंडर्ड वाले का बन जाएगा इफ इट फॉलोज SN2। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई भी एक 3 डिग्री हो जाए ओके, और जो दूसरा है R2 वो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 3 डिग्री हो जाए तो वो SN1 फॉलो करेगा, तब फिर ऐसे केस में 1 SN1 चलेगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए SN1 फॉलो करेगा, तो एक तो 3 डिग्री ये बना दिया मैंने और एक मैंने इथाइल ग्रुप बना दिया और इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं HI के साथ, कोल्ड HI। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। अगर यहां कोल्ड HI के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा तो इसमें पहला स्टेप तो बिल्कुल कॉमन है, वही बनेगा OP प्लस, और अब I माइनस का अटैक होगा।
तो क्योंकि ये SN2 नहीं बल्कि SN1 को फॉलो कर रहा है, ये SN1 को फॉलो करेगा, तो ये आयोडाइड आयन न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक होगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे। तो ये अब की बार इधर से टूटेगा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, इसलिए ये इस पर अटैक करेगा। तो अब की बार 3 डिग्री वाला हमें मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड और साथ में मिल जाएगा इथाइल एल्कोहल। ये होगा मेजर प्रोडक्ट। मैं मेजर ही लिख रहा हूं, जो बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। दूसरे वाले बनने के चांसेस हैं लेकिन वो बहुत कम है, माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो अगर एक भी कोई 3 डिग्री हुआ तो SN1 चलेगा। अब ऐसे में एक केस और आता है, वो क्या कि अगर एक R1 2 डिग्री हो जाए, ओके, और R2 क्या हो जाए, R2 अगर 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री होता है, तो ऐसे में क्या करेंगे, और अगर ये 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री वाले में तो यही केस आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो 3 डिग्री वाले में तो SN1 चलेगा। एक अगर 2 डिग्री हो जाए और दूसरा 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है या 2 डिग्री ही है, तो अब आप क्या करेंगे? तो ये डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कैसा नेचर है। सॉल्वेंट भी प्रमोट करता है। सॉल्वेंट में अगर आप देखिए, अगर वाटर होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा SN1 को प्रमोट करता है, और अगर ये प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो SN2 को प्रमोट करेगा। ओके, तो ऐसे में आप लिख लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रमोट SN1, और दूसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रमोट SN2। ओके, जैसे अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट का मतलब वाटर अगर आप ले रहे हैं, तो आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा, तो ऐसे में SN1 के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। हालांकि अभी बहुत ज्यादा आने वाला कुछ भी नहीं है, इससे भी और इससे भी मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होगा वो अब की बार बहुत कम होगा। ओके, तो इसको भी नोट कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल इस पे भी दे देता हूं। तो देखिए, जैसे कि ये हमारे पास एक ईथर है और ये मैंने 1 डिग्री ले रखा है, और इसकी रिएक्शन मैं HI के साथ कर रहा हूं, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब वाटर से है, तो ये SN1 से बनेगा या SN2 से बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर सर पहला स्टेप तो बिल्कुल वही कॉमन है, सेम है, तो ये H लग जाएगा। ओके, और अब मेरे को लगाना है I-। तो I- से जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, I- से जो हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो देखेंगे। अगर मैंने SN1 को फेवर किया तो SN1 के अकॉर्डिंग ये इधर मूव करेगा, तब ये बन जाएगा ये वाला आयोडाइड और साथ में इथाइल एल्कोहल। और अगर मैंने यहां पर SN2 को फेवर किया तो SN2 को फेवर करने से आयोडाइड लेस हिंडर्ड पे लगेगा, यानी कि इथाइल आयोडाइड और साथ में आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो SN1 के थ्रू ये रहेगा और SN2 के थ्रू ये रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने डाइल्यूट ले रखा है तो ये वाला मेजर है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉलो हो रहा है। और अगर मैं एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं, डाइल्यूट वाटर ना लूं, तो फिर ये वाला मेजर हो जाएगा। ओके, नोट कर देंगे। तो ये था HI के साथ। अब चलते हैं हम लोग ईथर की हाइड्रोलिसिस भी देख लेते हैं। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। HI पे ही कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस देखते हैं। अब और क्वेश्चन ट्रिकी टाइप के कैसे बन सकते हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको थोड़े बहुत करा देता हूं। इन क्वेश्चंस का भी पता होना बहुत जरूरी है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट HI का कंसेप्ट तो आप समझ गए, अब जरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लीजिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ओके, इस तरीके से, और एक आपको यहां पर एनहाइड्रस, इससे भी प्रोडक्ट बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोल्ड एंड हॉट HI। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन है, ओके,
तो ये 3 क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। कोल्ड और हॉट HI के साथ आपको रिएक्शन बतानी है। तो जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूं, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही चुका हूं। देखिए ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री होगा तो क्या फॉलो करेगा, SN1 है ना, और SN1 के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा। तो आप अब डायरेक्ट सीखो, ये O पे प्लस आएगा, ये यहां से टूटेगा तो 3 डिग्री वाला आयोडाइड बन जाएगा। ओके, डायरेक्ट आना चाहिए आपको, और ये वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये होगा मेजर प्रोडक्ट आंसर अपना। अगर हम हॉट HI के साथ आएंगे तो हॉट HI में I ही बन जाएगा, यानी हॉट HI के साथ अगर आप रिएक्शन करा दोगे तो ये भी I में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला भी अपना I में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हॉट HI। अब बात करते हैं एनहाइड्रस HI। तो ये क्या फॉलो करता है, SN2 बताया था आपको। SN2 अगर फॉलो करेगा तो सोचिए यहां पर प्लस चार्ज लग गया H लगाकर, और अब आपको I माइनस लगाना है, तो हिंड्रेंस यहां ज्यादा है यहां कम है, तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बन जाएगा और साथ में ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ओके, एनहाइड्रस वाले में ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो कोल्ड HI, तो फिर से यहाँ H प्लस आयन लग जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, और फिर क्या होगा, क्योंकि कोल्ड HI ले रखा है आपने, तो अब कोल्ड HI में इधर से ही टूटेगा, इधर वाले पे नहीं तोड़ सकते हैं। तो इससे आंसर क्या बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा मेरे को फिनॉल। ओके, और साथ में मिथाइल आयोडाइड। अब आप एक रीजनिंग सोचो कि जब यहां पर O पे प्लस बन गया होगा, मैं बना के दिखा देता हूं आपको पूरा। ये आपने इस तरीके से जब ये बना लिया, ओके, अब आपको I माइनस लगाना है। तो I माइनस आप खुद सोचो कहां पे लगाओगे। यहां पर तो O और R के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके, शॉर्ट में बोलेंगे PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी यहां का बॉन्ड तोड़ना तो मुश्किल है, तो फिर कहां से टूटेगा, बॉन्ड यहीं से टूटेगा। तो क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, और साथ में मिथाइल आयोडाइड। ओके, अब बात करते हैं हॉट HI की। तो ये तो फिर से बना लेंगे आप, यहां तक तो बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो ब्रेक नहीं हो पाएगा तो अभी भी आंसर वही रहेगा, यानी कि फिनॉल और साथ में मिथाइल आयोडाइड। तो चाहे कोल्ड HI हो या हॉट HI हो, दोनों में आंसर यही रहेगा। तो जहां कहीं भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा, फिर वहां पर ये चीज नहीं हो पाएगी, ब्रेक नहीं हो पाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर आप देखिए दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो कोल्ड HI नो रिएक्शन, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा PHOPH और यहां पर H और ये प्लस, बस इसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। इसके आगे क्या होगा बताइए, कोई प्रोडक्ट बनेगा, कोई अल्कोहल बन सकता है, कोई आयोडाइड बन सकता है, तो नो रिएक्शन। हॉट HI में क्या होगा, यहां पर भी यहीं तक बनेगा, और सेम ये PHOPH और ये H पे प्लस। अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो इस पर टिक लगा दीजिएगा, अदरवाइज इसके बाद क्या होता है, ये तो इंटरमीडिएट है, नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं बना, ना मुझे अल्कोहल मिला ना अल्काइल आयोडाइड मिला, और इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड कार्बन। अब आप देखिए दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी अच्छा खासा डेवलप होगा। ओके, नोट कर लेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, हाइड्रेशन ऑफ ईथर। तो सेकंड है हाइड्रोलिसिस, ईथर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। चलिए देखिए, ROR' प्लस वाटर। वैसे तो ये रिएक्शन इस तरीके से हो नहीं पाएगी, आपको थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। ओके, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, जब तक H प्लस आयन नहीं आएगा तो ऐसी डाइल्यूटेड वाटर आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑक्सीजन की लोन पेयर क्या देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अगर इस तरीके से रिएक्शन करेंगे तो ROH ऑक्सोनियम आयन फिर से बन जाएगा, और फिर सेकेंड स्टेप में जब आप वाटर का अटैक कराएंगे तो एक बन जाएगा ये ROH और दूसरा बन जाएगा R'OH। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि OH को हर जगह भी लग रहा है और R' लग रहा है, फिर मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू क्यों समझा रहा हूँ, अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर भी वही सारे पुराने कंसेप्ट हैं। पुराने कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर R1 आपका 1 डिग्री है और R' R और R' अगर दोनों 1 डिग्री है तो SN2 चलेगा।
ओके। अगर एक भी 3 डिग्री हुआ और बाकी के 1 डिग्री 2 डिग्री होते हैं तो SN1 चलेगा, और अगर दोनों 2 डिग्री हुए या एक 2 डिग्री एक 1 डिग्री हुआ तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट भी देखना पड़ेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1, पोलर एप्रोटिक फेवर SN2। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो वही पुराने वाले। अब सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और उससे देखते हैं। ये है क्वेश्चन, तो अब इसकी हाइड्रोलिसिस आपको करानी है। ये मैंने O18 और H2O पे स्टार ये सब क्यों लगाया है, ताकि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आप सही से मैकेनिज्म तक जा पा रहे हैं या नहीं, और आपको सही प्रोडक्ट की जानकारी है या नहीं। जैसे ये O18 वाला कौन से अल्कोहल में जाएगा, तो ये हाइड्रोलिसिस आप ईथर की कराएंगे तो ऑब्वियस ही बात है अल्कोहल ही बनेगा, बट कौन सा अल्कोहल, और ईथर का ऑक्सीजन कौन से अल्कोहल में जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये H+ आयन यहां अटैक कराएंगे तो O पे प्लस आ जाएगा और ये O18 वाला है। ओके, और अब क्या होगा, अब यहां पर आप वाटर का अटैक करा रहे हैं स्टार वाला, और जरा ये देखिए ये दोनों ही 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और इधर भी 1 डिग्री है। तो ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा SN2 फॉलो करेगा। तो अब ऐसे में SN2 अगर फॉलो करेगा तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पर। इसका मतलब ये इधर चला जाएगा, तो ये इथाइल एल्कोहल में जो O है वो 18 वाला है, और मिथाइल एल्कोहल साथ में बन जाएगा। ओके, CH3OH, और ये O में O स्टार वाला है। तो ये हुआ आंसर, ये अपना आया मेजर प्रोडक्ट। अब हो सकता है ऑप्शन में आपसे इसी तरीके क्वेश्चन दिया जाए और उसके 4 ऑप्शन क्या बना दिए जाए, दोनों में स्टार लगा दिया जाए, दोनों में O18 लगा दिया जाए। अब O18 यहां लगाया जाए, O स्टार यहां लगाया जाए, या O स्टार यहां लगाया जाए, 18 यहां लगा दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने ईथर में पढ़ा था, ईथर में HI की रिएक्शन वाले में। तो अभी क्या करना है, यहां पर OCH3OH यहां पर प्लस लग जाएगा, और अब अपने को H2O स्टार लगाना है। तो देखिए यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे, तो यहीं से टूटेगा। तो ये बन जाएगा फिनॉल और साथ में बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल। ठीक, और O स्टार कहां आएगा, मिथाइल वाले पे। अगर आप यहां पर भी pH लगा लोगे तो नो रिएक्शन, ये तो आपको पहले ही बता दिया है। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ओके, अब साइक्लिक ईथर की हाइड्रोलिसिस और सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक ईथर। थर्ड है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक ईथर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक ईथर, चलिए देखते हैं। साइक्लिक ईथर में जैसे मैं इपॉक्साइड ले लूं और इसकी हाइड्रोलिसिस करानी, और यहां O18 लगा देता हूं, यहां O स्टार लगा देता हूं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए यहां पर बिना H+ आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं, क्योंकि एसिडिक मीडियम तो चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, इस O के ऊपर ये H आ जाएगा और ये O18 बना रहेगा। ओके, और ये O पे प्लस आ जाएगा और ये इसी तरीके से। अब क्या करना है, अब अपने को करना यह है कि अपने को H2O वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है। अब इधर क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है तो आप कहीं पे भी लड़ा दीजिए, कहीं पे भी अटैक करा दीजिए। तो जैसे मैंने इस तरफ अटैक करा दिया, तो अगर मैं इस तरफ अटैक करा दूंगा तो ये O18 क्या हो जाएगा, उधर रहेगा, और ये स्टार वाला इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा OH CH2 ये वाला, फिर इधर से ये CH2, और ये बन जाएगा OH स्टार वाला। ये जब O अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस बॉन्ड को ब्रेक करके, तो इस पे प्लस आएगा, बाद में टूट जाएगा H निकल के, ये आ जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा ग्लाइकॉल। ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, ग्लाइकॉल। और O18 वाला कहां आ गया, यहां पर भी वही सारी चीजें। अगर SN2 चलेगा तो लेस हिंडर्ड देख लीजिएगा, SN1 चलेगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ चले जाइएगा कि कहां से कार्बन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक ईथर। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर विद PCl5। अब ये छोटी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो ईथर की रिएक्शन मैं PCl5 से करा दूं
तो क्या बनने वाला है? ईथर की रिएक्शन अगर आप PCl5 से कराएंगे तो इसको आपको मैंने याद कराया था कि इसी तरीके से याद करना है, Cl में ब्रेक कर देना है और PCl3, तो क्या बन जाएगा RCl R-Cl और साथ में POCl3 ओके, तो विद PCl5। अब नेक्स्ट चलते हैं हैलोजेनेशन, तो इसका क्लोरीनेशन और समझ लेते हैं। 5th नंबर इसका क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन हाइड्रोनेशन में बल्कि ग्रुप हो जाएंगे तो वो इतना सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, तो जैसे कि अगर मैं मिथाइल या इथाइल ले लेता हूं, डाइथाइल ईथर ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन से करा दी डार्क में, और इसी तरीके से अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दूं सनलाइट में, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं। अगर मैं डार्क में कराऊंगा तो ये जो आप अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन देख रहे हैं ये रिप्लेस होंगे Cl से, तो ये बन जाएगा Cl इस तरीके से। ये डार्क की रिएक्शन है। ओके, और सनलाइट लेंगे तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? तो ये सब जगह Cl लग जाएगा। सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी और सारे अल्फा बीटा हाइड्रोजन को वो Cl लगा देगा। बहुत बड़ी चेन लगाते जाएंगे तो सब में नहीं लगेगा, बट 1-2 कार्बन जस्ट बगल वाला ऑक्सीजन की जस्ट टच करने में डायरेक्टली अटैच वाला और उसके जस्ट बगल वाला, इनमें तो लगेगा ही, है ना? तो इनमें Cl आप लगा देंगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड। तो आप इसको CCl3 CCl2 OCCl2 CCl3 भी कह सकते हैं। ओके, इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ओपन करके तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर ये फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।